नेक्स्ट हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ये आपके सामने इसकी मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले हाँ, एक इक्विवेलेंट कपल्स की डेफिनेशन जो है वो हमें पता होनी चाहिए, वो आपको पता होगी, वो मैंने सेंड की हुई है आपको। स्टेटमेंट इसकी देखिएगा इस थ्योरम की, वो ये द अफेक्ट ऑफ कपल ऑन अ कपल ऑन अ रिजिड बॉडी is unaltered या unchanged if it is replaced by an equivalent couple। ठीक है, द अफेक्ट ऑफ कपल ऑन अ रिजिड बॉडी। ये रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी ये होती है कि अगर ऐसी बॉडी होती है, इसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाएं तो इसके दो पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज ना हो। ठीक है, रिजिड बॉडी इज़ अ बॉडी इफ़ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन सच अ बॉडी the distance between any two particles do not change, it is called a rigid body। ठीक है, तो वो rigid body होगा। या सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि rigid body कैसा बॉडी होता है कि अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो वो डीफॉर्म ना हो। ठीक है, अपनी शक्ल चेंज ना करे, डीफॉर्म ना हो जाए, वो rigid बॉडी होता है। ठीक है, तो अगर किसी rigid बॉडी के ऊपर अगर हम कोई कपल अप्लाई करें तो उसका अफेक्ट जो होगा, अफेक्ट ऑफ कपल उस रिजिड बॉडी के ऊपर जो होगा वो अनअल्टर्ड होगा या अनचेंज्ड होगा, वो तब्दील नहीं होगा। क्यों, कैसे तब्दील नहीं होगा? इफ़ अगर इट इज़ रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट कपल, अगर वो कपल अपने एक इक्विवेलेंट कपल में रिप्लेस भी हो जाए तो भी उस कपल का अफेक्ट जो है वो उस रिजिड बॉडी के ऊपर चेंज नहीं होगा। अब इक्विवेलेंट कपल हमने पढ़ा हुआ है कि इक्विवेलेंट कपल क्या होते हैं? ये ऐसे दो कपल्स होते हैं जो एक ही प्लेन में होते हैं। ये जो है इक्विवेलेंट कपल जो होते हैं, इनके लिए कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो ये होती हैं कि ये सेम प्लेन में होते हैं, और इनका सेम मूवमेंट होता है, इनका मूवमेंट भी सेम होता है, तो वो इक्विवेलेंट कपल होते हैं। ठीक है, टू कपल्स इन द सेम प्लेन एंड विद द सेम मूवमेंट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट कपल्स। ये इक्विवेलेंट कपल्स की डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी कि अगर हम एक दफ़ा फिर आप इसको थोड़ा सा समझ लें। द अफेक्ट ऑफ कपल, किसी कपल का अफेक्ट जो होगा किसके ऊपर? ऑन अ रिजिड बॉडी इज़ अनअल्टर्ड या अनचेंज, वो चेंज नहीं होगा अगर हम उस कपल को इफ़ इट इज़ रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट कपल, अगर हम इस कपल को एक इक्विवेलेंट कपल में रिप्लेस भी कर दें तब भी इस कपल का अफेक्ट जो होगा वो रिजिड बॉडी के ऊपर चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। तो अफेक्ट ऑफ कपल जो होता है किसी बॉडी के ऊपर क्या होता है? टू रोटेट द बॉडी, वो उस बॉडी को रोटेट कर देता है। ये आपके सामने स्टेटमेंट है। अब हम इसका प्रूफ करते हैं कि क्या वाकई ऐसा है, तो हम इसको देखते हैं जी, इसका प्रूफ करते हैं। इसका हम प्रूफ करने के लिए हम इसकी एक फिगर ड्रा करेंगे और साथ साथ मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा और उसको कुछ थ्योरेटिकली इसकी वर्डिंग भी होगी, वो भी आपने एज इट इज़ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास एक कपल है, और वो कपल है जी, एक मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, उसकी एक फोर्स है P ये, और इसी की दूसरी एक फोर्स मैं बना लेता हूँ यहाँ पे ये, और इसकी दूसरी फोर्स है जी -P। ठीक है, ये दो फोर्सेस मैंने बनाई हैं, ये दोनों फोर्सेस किसी कपल की हैं जी। ठीक है, ये कपल की दो फोर्सेस हैं, दोनों पैरेलल हैं और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं और एक ही प्लेन के अंदर पड़ी हैं। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा साथ साथ लिखते भी हैं कि ये हमने क्या किया। हम लिखेंगे लेट, यहाँ पे मैं इसको साथ साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। लेट कपल को कैसे लिखते हैं जी? P एंड -P, ये कपल को लिखने की नोटेशन है। ठीक है, ये वाला लेट P एंड -P बी आ कपल एक्टिंग on a rigid body, acting on a rigid
बॉडी, ठीक है, ये किसी रिजिड बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये जिस प्लेन में मैंने इसको ड्रा किया है वो रिजिड बॉडी है। अच्छा जी, अब देखते हैं, अब देखिएगा कि मैं इस रिजिड बॉडी के ऊपर 2 पॉइंट्स मैं कंसिडर कर लेता हूँ, 2 पॉइंट्स, एक मैंने पॉइंट सी ले लिया और एक दूसरा पॉइंट मैंने डी ले लिया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद लिखेंगे लेट सी एंड डी बी एनी 2 पॉइंट्स, एनी पॉइंट्स हैं ये, ठीक है, कोई से भी 2 पॉइंट्स हैं, एनी पॉइंट 2 पॉइंट्स इन द प्लेन ऑफ कपल, इन द प्लेन ऑफ कपल, ये कपल की ही प्लेन में पड़े हुए हैं, जिस प्लेन में कपल पड़ा हुआ है उसी प्लेन में ये सी और डी भी पड़े हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस सी और डी से, ये सी और डी का मकसद क्या है ये मैं आखिर में आपको पता चलेगा कि ये सी और डी हमने क्यों लिए हैं, ठीक है। अगर हम सी और डी से 2 स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा कर दें, सी से भी एक लाइन ड्रा करें और डी से भी एक लाइन ड्रा कर दें, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। ये देखें, सी जो लाइन हमने ड्रा की है वो कपल की जो फोर्स पी है उसने, फ़र्ज़ करते हैं कि इसने पॉइंट ए पे इसको कट किया, और डी से जो लाइन हमने ड्रा की है वो फ़र्ज़ करते हैं कि वो कपल की जो फोर्स माइनस पी है उसको बी पे उसने कट कर दिया, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि ड्रा लाइंस फ्रॉम पॉइंट्स C एंड D, ठीक है। हमने C और D से 2 लाइंस ड्रा की हैं इस तरह कि इन C से निकलने वाली लाइन ने फोर्स P को A पे कट किया, और D से निकलने वाली लाइन को, D से निकलने वाली लाइन ने फोर्स माइनस P को B पे कट किया, ठीक है। तो वी गेट 2 points on P and minus P, that is A and B। अब देखिए हमारे जो मैंने आपके सामने पहले P और माइनस P ड्रा किया था, तो C और D से हमने जब 2 लाइंस पास की तो C ने लाइन P को A पे कट किया और D से निकलने वाली लाइन ने माइनस P फोर्स को B पे कट किया। तो इस तरह हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं, फोर्स जो कि फोर्स P पे है और फोर्स माइनस P पे है, और वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं, A और B। तो हम ये कहते हैं कि हम ये जो फोर्स P है वो A से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, और फोर्स माइनस P जो है वो पॉइंट B से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। या हम ये कर सकते हैं कि लाइन जो C से पास हो रही है उसने फोर्स P को A पे इंटरसेक्ट किया, और जो लाइन D से पास निकल रही है उसने फोर्स माइनस P को B पे कट किया। तो अब देखें ये जो लाइंस हैं P और माइनस P, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि ये A और B हमने ऐसे क्यों लिया कि P जो है, अगर अब ये फोर्स है P, तो ये देखें आपने लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हमने पढ़ा था कि ये लाइन जो है ये पीछे कहीं भी जा सकती है, ठीक है। तो अगर हम इसको C पॉइंट हमने लिया और इसको यहाँ पे आके कट कर दिया तो ये पॉइंट A हमें हासिल हो गया। तो हमने ये कह दिया कि पॉइंट A से ये फोर्स P जो है वो ओरिजिनेट हो रही है। अगर हम ये C जो है कहीं और ले लेते, यहाँ पे ले लेते, वहाँ से भी अगर हम लाइन ड्रा करते तो वहाँ एक और हमें पॉइंट A हासिल हो जाता। अगर ये C कहीं इस जगह पे होता तो उससे भी अगर हम लाइन ड्रा करते तो पॉइंट A शायद हमें यहाँ पे हासिल हो जाता, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये P जो है, क्योंकि ये एरो लगा हुआ है तो इसका मतलब ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ रही है। तो इसको जहाँ भी हम एक दूसरी लाइन से इसको कट करेंगे तो वो टर्मिनेट हो करके हमारे पास एक ओरिजिन आ जाएगा फोर्स P का, ठीक है। तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो यही कहता है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होती है उसके ऊपर जो पॉइंट होता है वो कहीं भी आप
चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह हमने डी से जो लाइन पास की है उसने फोर्स माइनस पी को बी पे कट किया, तो हमें माइनस पी का एक ऑरिजिन मिल गया, ठीक हो गया। तो अब अगर हम इसको एक काम करने लगे हैं, वो आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि हमने इस कपल को, ये कपल जो है एक रिजिड बॉडी के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। इस कपल को अगर हम एक इक्विवेलेंट कपल में रिप्लेस कर दें तो इस कपल का जो अफेक्ट है वो अनअल्टर्ड रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो वो इक्विवेलेंट जो कपल है वो हम कहाँ से लाएंगे, ठीक है। अब ये जो सी और डी है ये बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। ये सी और डी से हम इसकी, अब देखें इसको हम एक नया कपल इंट्रोड्यूस यहीं से कर लेंगे। ए जो है आपको एक पॉइंट मिल गया, ए से अगर मैं इस लाइन को, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन कर दूं ये, तो यहाँ पे देखें अगर मैं इसको एरो लगा दूं और बी से इस तरफ मैं एक इस लाइन को स्ट्रेट करके यहाँ पे मैं एक एरो लगा दूं, तो ये देखें पी की डायरेक्शन ऊपर थी, माइनस पी की नीचे थी। अब ये जो दो मैंने एरोज लगाई हैं आप देख सकते हो ये भी दो लाइंस पैरेलल ही हैं और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्यू का नाम दे दूँ और इसको मैं माइनस क्यू का नाम दे दूँ, तो आपके ख्याल में क्या ये एक और कपल नहीं बन गया? जी बिल्कुल, ठीक है। ए से एक फोर्स निकल रही है जिसको मैंने क्यू का नाम दे दिया, और बी से एक फोर्स निकली जिसको मैंने माइनस क्यू का नाम दिया। ये क्यू और माइनस क्यू इसी प्लेन के अंदर हैं और इनका जो दोनों अपोजिट हैं और दोनों पैरेलल भी हैं, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम हैं। तो इसका मतलब है ये क्यू और माइनस क्यू भी एक अलग से कपल बन गया, ठीक है। अच्छा, ये तो कपल बन गया। अब थोड़ा सा हमने इसकी वर्किंग करनी है, वो ये कि अगर हम इसको पी और ए को, क्योंकि हमने जब मोमेंट लेना है तो मोमेंट लेने के लिए हम कपल की कोई एक फ़ोर्स लेंगे। जब कोई एक फ़ोर्स लेंगे तो उसका फासला कहाँ से लेंगे? दूसरी फोर्स से उस फोर्स तक का, ठीक है। तो अगर हम फोर्स पी लेंगे तो इसका फासला माइनस पी से पॉजिटिव पी की तरफ होगा, और अगर हम माइनस पी लेंगे तो इसका फासला पॉजिटिव पी से माइनस पी की तरफ होगा, ठीक है। तो ये देखें पी बी से लेकर ए तक ये फासला हो गया। अगर मैं इसको मैं एज इट इज़ आगे ले जाऊं यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ तक ले आऊँ स्ट्रेट लाइन के ज़रिए ये, तो आप देखोगे कि इसके मैं कुछ प्रोजेक्शन बनाने लगा हूँ। ये देखें अगर मैं इसको यहाँ से ये मिला दूँ, इसको मैं इधर मिला दूँ, ठीक, इसको मैं यहाँ पे मिला दूँ और इसको मैं यहाँ पे मिला दूँ ये, तो देखें ये आपके पास ये ऊपर और ये नीचे, ये कौन सी आपके पास डायग्राम बन गई? जी हाँ, ये पैरेललोग्राम बन चुका है, पैरेललोग्राम बन गया। ये ऊपर सी, इस लाइन के ऊपर जो है ये पूरी फिगर जो है ये आपको एक पैरेललोग्राम नज़र आना शुरू हो गया, और ये जो ए, ये जो फोर्स पी है ये इसका एक डायगोनल बन चुका है, ठीक है। इसी तरह ये जो नीचे फिगर है ये एक पैरेललोग्राम बन गया, और ये जो आपको दरमियान में लाइन नज़र आ रही है जो कि माइनस पी थी, ये इसका एक डायगोनल बन चुका है। अब पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है कि इसके आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो एक जैसी होती हैं, ठीक है। अगर ये क्यू है उसका मतलब है ये भी क्यू है, ठीक है। और अगर ये जो साइड्स हैं इनको बेसिकली कोई नाम तो नहीं है, लेकिन इसको मैं अगर इसको एस का नाम दे दूं और इसको भी एस का नाम दे दूं तो ये दोनों एक जैसी हो गई, ठीक है। ये एस हो गया और ये भी एस हो गया, दोनों एक जैसी हैं। अब देखें अगर ये जो ऊपर वाला पैरेललोग्राम है ये अगर इसको बिल्कुल इसको फ्लिप करें नीचे की तरफ, तो ये इसका प्रोजेक्शन नीचे बना हुआ है, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन है, फ़र्ज़ करें ये अपनी ऊपर वाला पैरेललोग्राम जो है ये अपनी शक्ल इस आईने में देख रहा है, ठीक है। तो ये इसका प्रोजेक्शन बिल्कुल नीचे है। अब देखें अगर ये फोर्स क्यू है, ठीक है, और ये फोर्स क्यू है तो इसके अपोजिट माइनस क्यू है, तो फिर इसका मतलब है ये अगर क्यू है तो इसका प्रोजेक्शन ये बिल्कुल नीचे आ रहा है, तो ये भी क्या होगी? ये भी माइनस क्यू होगी, ठीक है। जैसे अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होंगी, अगर ये माइनस क्यू है तो फिर ये भी माइनस क्यू होगा। इस फोर्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ये मज़ीद क्लियर हो जाए। ये माइनस क्यू हो गया, ठीक है। ये दोनों आमने सामने वाली साइडें बराबर हो गई, ये दोनों आमने सामने वाली साइडें बराबर हो गई, ये एस और ये एस, और ये फिर इसका मतलब ये अगर उसका प्रोजेक्शन है तो फिर ये माइनस एस हो जाएगा और ये भी माइनस एस हो जाएगा, ठीक है जी। ये भी माइनस एस और ये भी माइनस एस हो गया।
अच्छा जी, तो इस पैरेलग्राम की ये जो आपको बना, ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो ये बेसिकली हमने एक कपल को उसके इक्विवेलेंट कपल में जब कन्वर्ट किया तो ये कुछ ऐसी डायग्राम्स बन गई हैं जो इक्विवेलेंट कपल में रिड्यूस हुई डायग्राम्स हैं। तो बाय पैरेलग्राम से अगर आप देखें, ये जो दो पैरेलग्राम्स हैं, इस ऊपर वाले अगर हम पैरेलग्राम को देखें तो इसमें आपको जो चीज़ें नज़र आएंगी वो ऐसे हैं कुछ। देखें जी, जो फोर्स P है, P अगर हम इसको रिजल्टेंट मान लें, क्योंकि देखें जब शुरू में इस चैप्टर के शुरू में होता है एडिशन ऑफ फोर्सेस बाय पैरेलग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फोर्सेस। पैरेलग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फोर्सेस वो ये था कि अगर ये पैरेलग्राम बना हुआ है आपके सामने, ये वाला, ये तो इसका ये रहा इसका डायगोनल। तो पैरेलग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फोर्सेस वो ये था कि अगर ये एक इसकी ये जो साइड है, ये फ़र्ज़ करें एक फोर्स हो गई A, और ये जो दूसरी साइड है ये एक फोर्स हो गई B, तो देखें जो इनका रिजल्टेंट होगा ये वाला जो इनका बेसिकली डायगोनल है वो भी इसी पॉइंट से पास करेगा, दैट इज़ पॉइंट O। तो इनका रिजल्टेंट A और B का जो रिजल्टेंट है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, R इज़ इक्वल टू A प्लस B। ये जो है लॉ इसको कहते हैं पैरेलग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो ये बेसिकली एक पैरेलग्राम बना है, तो इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी यही होगी, ठीक है। और इसमें हम ये भी कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास कर रही हों तो उनका रिजल्टेंट भी उसी पॉइंट से पास करता है। मसलन ये एक्स वाई एक्सिस हैं, तो अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस यहाँ से पास कर रही हों तो उनका रिजल्टेंट भी इसी से पास करेगा, अगर ये सारी फोर्सेस हैं तो, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस हैं A और B जो पॉइंट O से पास करी हैं, तो उनका डेफिनेटली रिजल्टेंट भी यहीं से पास करेगा। तो इस रिज़ल्ट को सामने रखते हुए अगर हम इस हमारे थ्योरम के इस फिगर को देखें तो ये एक पैरेलग्राम बना हुआ है, और P जो है ये इसकी रिजल्टेंट फोर्स है, यानी कि इसका डायगोनल है। तो इसके फिर ये जो साइडों वाली दो चीज़ें होती हैं, दो फोर्सेस होती हैं, ये इनका ये रिजल्टेंट होता है, ठीक है, Q और S। तो हम इस ऊपर वाले पैराग्राम से हमने एक रिज़ल्ट निकाल लिया कि फ्रॉम पैरेलग्राम हमने ये यहाँ पे देखा कि P जो है वो तो बराबर है Q प्लस S के, ठीक है। ये तो ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाला जो पैरेलग्राम है इसको भी अगर आप देखो तो इसमें भी ये जो माइनस P है ये नीचे वाले पैरेलग्राम का डायगोनल है। तो ये डायगोनल जहाँ से निकल रहा है वो पॉइंट ये वाला है B पॉइंट। तो पॉइंट B से मज़ीद दो फोर्सेस और भी निकल रही हैं, दैट इज़ माइनस Q और माइनस S। तो लॉ ऑफ पैरेलग्राम के ज़रिए ये जो माइनस P है इसकी जो दो फोर्सेस हैं, जिन दो फोर्सेस का ये रिजल्टेंट है वो है माइनस Q और माइनस S। तो ये हो गया 1, हमने इसको लिख दिया। और दूसरे नंबर पे हमने लिखा कि जो माइनस P है ये बराबर है माइनस Q और माइनस S के, इन दोनों को भी हमने ऐड कर दिया जी, ठीक है। तो ये होगा जी बाय लॉ ऑफ पैरेलग्राम ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक हो गया। अब हम ये करते हैं कि हमने जो कपल लिया था सबसे पहले, वो कौन सा कपल था जी वो कपल था P और माइनस P। तो ये मैं कुछ चीज़ें ऊपर से साफ़ कर रहा हूँ। P और माइनस P जो हमने कपल खुद से लिया था, हमने उसको देखना है। आपने इसकी स्टेटमेंट को ध्यान में रखा कि द अफेक्ट ऑफ कपल ऑन अ रिजिड बॉडी इज़ अनअल्टर्ड इफ़ इट इज़ रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट कपल। तो कपल का अफेक्ट तो हमें तब पता चलेगा ना जब हम कपल का मूवमेंट हमें पता होगा कि मूवमेंट क्या होगा, तो फिर हमें पता चलेगा कि इसका अफेक्ट क्या हो रहा है। तो अब जो कपल हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वो था P और माइनस P। अब हम उसका मूवमेंट लेते हैं, तो हम लिखेंगे मूवमेंट ऑफ कपल P माइनस P इज़, तो मूवमेंट ऑफ कपल आपको पता है कि वो G से डिनोट होता है, तो हम इसका मूवमेंट लेने लगे हैं G
इज़ इक्वल टू, क्या किया था जी मोमेंट ऑफ कपल लेते हुए, हम अगर फोर्स P लेंगे तो P का जो डिस्टेंस होगा वो -P से P की जानब होगा, और अगर हम फोर्स -P लेंगे तो इसका डिस्टेंस पॉजिटिव P से -P की जानब होगा। तो हम फोर्स P लेते हैं पहले, तो इस कपल का जो मूवमेंट है वो G से डिनोट होगा, और वो कैसे होगा जी अगर हम फोर्स पॉजिटिव P लेंगे तो इसका फासला जो होगा वो BA होगा। तो ये हो जाएगा BA क्रॉस P, BA क्रॉस P। अब BA क्रॉस P, अब P, ये जो P है, अगर आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 में देखो तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखी है P जो है वो तो बराबर है Q प्लस S के। तो इसका मतलब हम P को रिप्लेस करते हैं Q प्लस S से, तो हम ये रिप्लेस करने लगे हैं BA क्रॉस P की जगह मैं लिख रहा हूँ Q प्लस S, क्योंकि P जो है ये खुद एक रिजल्टेंट है दो फोर्सेस का, किस किस का, Q और S का। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये इन दोनों के साथ ऑपरेट हो रहा है BA, तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं BA क्रॉस Q प्लस BA क्रॉस S। ठीक है जी, ये आपके पास एक नई चीज़ आ गई। अब इसको अगर आप गौर से देखें कि ये BA क्रॉस Q और BA क्रॉस S जो हैं ये क्या हैं और ये कहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं जी। BA क्रॉस Q देखें, ये देखें जी BA फिगर में BA क्रॉस Q, ये देखें BA क्रॉस Q, ठीक है। इन दोनों के दरमियान कोई एंगल बन रहा है BA और Q के दरमियान, ठीक है। ये तो हो गया। BA क्रॉस S देखें कहाँ पे है, BA क्रॉस S देखें, ये एक ही लाइन है जी, BA क्रॉस S, ठीक है। तो BA क्रॉस S जो है, अगर हम ये एक ही लाइन के ऊपर हैं तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। BA क्रॉस S दोनों एक ही लाइन, सेम लाइन है, तो इसके दरमियान एंगल क्या हुआ जी, 0 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब ये क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो A क्रॉस B में आपको पता है कि ये होता है AB साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये मैं इसकी स्केलर फॉर्म लिख रहा हूँ। तो AB साइन ऑफ थीटा, अगर A ये है और B भी यहाँ पे है, ये A है और ये B है, तो इनके दरमियान एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो इसका मतलब है ये A क्रॉस B इस केस में, 0 के केस में ये क्या हो जाएगा, A क्रॉस B जो है ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें BA क्रॉस S, क्योंकि ये पैरेलल, ये एक ही लाइन के ऊपर है, पैरेलल नहीं कहा जा सकता, एक ही लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान एंगल 0 हो गया। तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, BA क्रॉस Q आपके पास बच गया, प्लस इसको 0 लिख लेते हैं और ये हो जाएगा BA क्रॉस Q, ठीक है। BA क्रॉस Q आ गया। तो ये आपका मूवमेंट ऑफ कपल। अच्छा जी, 0, ये याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये 0 वेक्टर है, ठीक है। इसको 0 वेक्टर ही लिखना है आपने। तो BA क्रॉस Q ये क्या है, अगर आप इसको देखें, ये BA क्रॉस Q क्या है, आपने ये देखना कि आपने शुरू कहाँ से किया था और आपने यहाँ पे ख़त्म किया वो क्या है। शुरू आपने यहाँ से किया था, ऊपर लिखा था आपने मूवमेंट ऑफ कपल P एंड माइनस P इज़ दिस, ठीक है। ये मूवमेंट ऑफ कपल P और माइनस P था। जो आपने आपका रिजल्ट आया उसमें देखें कि क्या है, BA क्रॉस Q, यहाँ पे P थी फोर्स और यहाँ पे फोर्स Q आ गई है। तो इसका मतलब है ये जो कपल P और माइनस P था ये रिप्लेस हो गया एक नए कपल में, किस में, Q और माइनस Q में, ठीक है। फोर्स Q यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मूवमेंट इस कपल का था, यानी कि P और माइनस P का था, वही मूवमेंट जो है वो कपल Q और माइनस Q का आ गया, ठीक है। तो ये हमें रिजल्ट ये बताता है कि दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ कपल Q एंड माइनस Q, ठीक है। ये Q और माइनस Q का कपल आ गया, इसका मतलब मूवमेंट आ गया, सॉरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक P और माइनस P कपल को एक इक्विवेलेंट कपल Q और माइनस Q में रिप्लेस करने में कामयाब हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि अगर ये दोनों के मूवमेंट एक जैसे हैं, इसको हमने सॉल्व किया तो रिज़ल्ट ये आ गया, तो मतलब ये हुआ इसका, दिस इम्प्लाइज हम ये लिखेंगे कि कपल P और माइनस P जो है इज़ इक्विवेलेंट टू कपल Q एंड माइनस Q।
ये तो Q और माइनस Q के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे फोर्स माइनस P लेना चाहते हो, ठीक है, माइनस P, अगर आप कहते हैं नहीं जी P नहीं लेनी, हमने माइनस P लेनी है, तो इसका मतलब आप इस नीचे वाले पैरेलग्राम से डील कर रहे हो। तो यहाँ पे आप जब माइनस P लिखेंगे तो माइनस P जो है आपने देखा कि क्वेश्चन 2 जो लिखी थी हमने, माइनस P किसके बराबर था, माइनस Q और माइनस S के बराबर था, ठीक है। तो जब आप ये लेंगे तो यहाँ पे आपने माइनस Q और माइनस S लिख देना है। इसी तरह ये बी ए माइनस एस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा और कपल जो माइनस P था फोर्स के साथ वो माइनस Q के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है हम एक कपल को जो हमने पहले इंट्रोड्यूस किया था उसको एक नए कपल Q और माइनस Q में कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है जी। और बिल्कुल इसी तरह आप ये भी लिख सकते हैं, ये मैं साफ़ करूँ, इसी तरह हम ये लिख सकते हैं सिमिलरली Q और माइनस Q कैन बी कन्वर्टेड टू एन इक्विवेलेंट कपल किसके, P और माइनस P, ठीक है। ये क्यों लिखा, एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने पहले लिखा कि हमने P का जो मोमेंट लिया था उसको हमने कपल P माइनस P का जो मोमेंट लिया था उसको हमने इक्विवेलेंट कर लिया कपल Q और माइनस Q के। अब मैंने रिवर्स स्टेटमेंट लिख दी कि मैंने कहा कि सिमिलरली Q और माइनस Q भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक इक्विवेलेंट कपल P और माइनस P के नाम। तो अगर हम फिगर पे वापस ये देखें तो अगर हम फ़र्ज़ करें कि आपने यहाँ पे P और माइनस P पहले नहीं बनाया हुआ था, आपने पहले इंट्रोड्यूस किया Q और माइनस Q को, ठीक है, Q और माइनस Q को इंट्रोड्यूस किया। तो इसी तरह आप फ़र्ज़ करें कोई और पॉइंट ले लें, C और D यानी किसी और जगह पे ले लें, तो उनसे भी आप दो लाइनें आप पास करेंगे तो इसी तरह पॉइंट A और पॉइंट B हासिल होगा आपको। तो वहाँ पे भी आप दो जो हैं वो इन दो लाइंस को इस्तेमाल करते हुए एक और कपल इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर आप जो कि होगा P और माइनस P, और उसका मोमेंट जो होगा वो वही होगा जो कि आपने कपल इंट्रोड्यूस किया हुआ था Q और माइनस Q। तो लिहाजा वो दोनों कपल भी आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्योंकि हमने ये इसका रिवर्स प्रोसेस भी हमने देख लिया, तो देखें ये काम जो है, ये जो काम होता है, एक इसका जो फर्स्ट प्रोसेस था कि हमने P और माइनस P को लिया और उसको एक इक्विवेलेंट कपल Q और माइनस Q के बराबर कर दिया, दोनों के मोमेंट्स एक जैसे थे। तो इसका मतलब हुआ कि P और माइनस P ने जो इस रिजिड बॉडी के ऊपर अफेक्ट किया वही अफेक्ट Q और माइनस Q ने किया, ठीक है। फिर हमने इसको रिवर्स देखा कि फ़र्ज़ करें आपने पहले कपल जो है वो Q और माइनस Q लिया हुआ था, तो इसी तरह आपने दो पॉइंट्स इंट्रोड्यूस किए और इस Q और माइनस Q को उनके एक इक्विवेलेंट कपल P और माइनस P में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका जो मोमेंट आप निकाल रहे थे, इसका मोमेंट निकाला और बदले में आपको P और माइनस P का मोमेंट मिल जाएगा। तो लिहाजा आपने कहा कि Q और माइनस Q जो कपल है वो P और माइनस P कपल के इक्विवेलेंट हो चुका है। तो ये सारा काम जो है वो आप जो है वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करके करते हैं, तो ये देखें ये C और D दो पॉइंट्स जो आप करते हैं, ठीक है। पहले आप कपल कोई सा भी कपल कहीं पे इंट्रोड्यूस कर दो, तो C और D जो है दो पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करें और वो जब उससे लाइन आप ड्रा करेंगे तो उन लाइंस को इस्तेमाल करते हुए आप एक नया कपल इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो कपल पहले से मौजूद कपल के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस पॉइंट्स C and D are arbitrary points, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स कोई एनी पॉइंट्स होते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ठीक है। देयरफॉर दिस रिप्लेसमेंट कैन बी मेड by an infinite number of ways, ठीक
ठीक है। ये क्यों लिखा, क्योंकि देखें दो जो पॉइंट्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं ना, उन्हीं का ज़्यादा जो है इसमें इम्पॉर्टेंट काम उन्हीं का है, ठीक है। हमने एक सबसे पहले आपने एक रिजिड बॉडी लिया, उसके ऊपर आपने अपनी मर्ज़ी का कोई कपल इंट्रोड्यूस किया, और उसी रिजिड बॉडी के ऊपर, क्योंकि आपको पता होता है कि एक रिजिड बॉडी के ऊपर इन्फिनिट पार्टिकल्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो उन इन्फिनिट पार्टिकल्स में से आपने कोई से दो पार्टिकल चूज़ करने हैं। तो वो इसका मतलब है वो जो दो पार्टिकल्स या दो पॉइंट्स आपने चूज़ किए हैं वो बेशुमार हैं, वो बेशुमार हैं। तो इसका मतलब है दो पॉइंट्स जो हैं वो इन्फिनिट पार्टिकल्स में भी बेशुमार होंगे। तो लिहाजा ये जो अरेंजमेंट है वो इन दो पॉइंट्स को लेते हुए बहुत सारे वेज से की जा सकती है। तो अगर इसका मतलब कहने का ये है कि अगर आप रिजिड बॉडी के ऊपर कोई एक कपल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस रिजिड बॉडी के इन्फिनिट पॉइंट्स में से कोई से दो पॉइंट्स को यूज़ करके आप कोई से कपल जो हैं वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और उन कपल का जो मूवमेंट होगा वो पहले से मौजूद कपल के मूवमेंट के बराबर होगा। तो जिन दो कपल्स का मूवमेंट बराबर हो जाए तो इसका मतलब है उन दो कपल्स का अफेक्ट जो होगा रिजिड बॉडी के ऊपर वो भी सेम होगा, ठीक है। तो ये हमने रिज़ल्ट निकाला कि हमने पहले लिखा था कि कपल P और माइनस P जो है वो इक्विवेलेंट है Q और माइनस Q के। तो इसी तरह हमने इस रिज़ल्ट को सामने रखते हुए हमने इसका रिवर्स किया, तो हमने लिखा इसी तरह Q और माइनस Q जो है वो उसका मूवमेंट जो है वो P और माइनस P के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट कपल का जो अफेक्ट होता है किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर वो अनअल्टर्ड होता है, वो अनचेंज्ड होता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। और ये हमने सारा प्रोसेस किस तरह किया, रिजिड बॉडी के ऊपर इन्फिनिट पॉइंट्स में से कोई से दो पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट्स को चूज़ करके हमने ये सारा प्रोसेस किया है। और क्योंकि ये आर्बिट्रेरी पॉइंट्स जो है वो इन्फिनिट हैं तो ये जो रिप्लेसमेंट है ये बहुत सारे तरीक़ों से हो सकती है। तो इस तरह हमारा ये थ्योरम जो है वो प्रूफ हो चुका। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।